जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र विषय के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदर्श उत्तर या मार्किंग स्कीम की जानकारी लेकर आए हैं। आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं तथा बोर्ड आपसे कैसे उत्तरों की अपेक्षा रखता है, इसकी जानकारी हो पाएगी और आप परीक्षा में संतुलित उत्तर लिखकर अधिकतम अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक अवश्य देखें और आग्रह है, अगर अभी तक आपने मासब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है समाजशास्त्र विषय का। आपका यह प्रश्न पत्र कुल 80 अंकों का होता है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो कि कुल 32 अंकों के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस सन में घोषित की गई? तो यहाँ पर सही उत्तर है सन 1976 में। दूसरा, भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो सही उत्तर है 4 श्रेणियों में। तीसरा, समाजशास्त्री संदर्भ में बाजार क्या है? यहाँ पर सही उत्तर है एक संस्था। चौथा, भारत में वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? सही उत्तर है सन 1999 में। पांचवा, रामास्वामी नायकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो यहाँ पर सही उत्तर है पिछड़ा वर्ग आंदोलन। छठवां, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो यहाँ पर सही उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ इसी प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, भारत में उदारीकरण की नीति सन 1991 से प्रारंभ हुई। दूसरा, जनसंचार का प्रमुख साधन टेलीविजन है। तीसरा, कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम खालिस्तान है, यहाँ हम लिखेंगे रॉबर्ट रेडफील्ड। चौथा, भारत में पंचायती राज एक खालिस्तान व्यवस्था है, यहाँ हम लिखेंगे त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पांचवा, भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में खालिस्तान भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को। छठवा, भारत में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला प्रदेश खालिस्तान है, तो यहाँ हम लिखेंगे मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नांकित की सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में पहले नंबर पर है संयुक्त परिवार का मुखिया, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कर्ता से। दूसरा, पुष्कर का वार्षिक मेला की जोड़ी राजस्थान से। तीसरा, दबाव समूह की जोड़ी गैर राजनीतिक संगठन। चौथा, महादेव गोविंद रानाडे की जोड़ी प्रार्थना समाज। पांचवा, पहला गैर सरकारी चैनल की जोड़ी जी टीवी। छठवां, वैश्विक गांव की अवधारणा की जोड़ी हम बनाएंगे मैक्लुहान से। सातवां, बाजार एक सामाजिक प्रणाली की जोड़ी हैरी एम जॉनसन से। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो उत्तर है सन 2005। दूसरा, भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? तो उत्तर है 1975। तीसरा, नगरीयता जीवन की एक विशेष विधि है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है लुई विर्थ। चौथा, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो उत्तर है MSA राव। पांचवा, वर्तमान में विभिन्न देश किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण प्राप्त करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF। छठवां, भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर है भारत का संविधान। सातवां, औद्योगिक क्षेत्र में मशीनीकरण का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर में हम लिख सकते हैं बेरोजगारी में वृद्धि, कार्य की अधिकता, तनाव में वृद्धि और आर्थिक शोषण। इनमें से कोई एक कारण आप लिख सकते हैं। इसी प्रश्न का अंग्रेजी रूपांतर। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित वाक्य में सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, सामाजिक आंदोलन में मतभेद और विरोध का कोई स्थान नहीं होता, असत्य है।
दूसरा, भूमंडलीकरण और उदारीकरण संयुक्त प्रक्रियाएं हैं, सत्य। तीसरा, हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता है, असत्य। चौथा, सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी हुई एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है, सत्य। पांचवा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, असत्य। छठवां, संस्कृति का बाजारीकरण भूमंडलीकरण का परिणाम है, सत्य। इसी प्रश्न का अंग्रेजी रूपांतर। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 15, जो कि प्रत्येक 2 अंक का है और उत्तर लिखने के लिए शब्द सीमा है 30 शब्द। प्रश्न क्रमांक 6, जनांकिकी किसे कहते हैं, लिखिए। अथवा लिंगानुपात किसे कहते हैं, लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, जनांकिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित करने वाला वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा उसमें होने वाली वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। इसे जनसांख्यिकी भी कहा जाता है। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है, लिंगानुपात का अर्थ किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात से है। यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से है। प्रश्न क्रमांक 7, प्रबल जाति का आशय स्पष्ट कीजिए अथवा परिवार के 2 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है, प्रबल जाति का आशय उस जाति से है जिसकी जनसंख्या काफी बड़ी हो और जिनके पास भूमि स्वामित्व के अधिकार हों और वे राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से मजबूत हों। प्रबल जाति के उदाहरण हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, महाराष्ट्र के मराठे, गुजरात के पाटीदार इत्यादि। अथवा में जो प्रश्न है, परिवार के उद्देश्य। नंबर 1, परिवार का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। दूसरा, परिवार बच्चों को संस्कार देने के साथ उनका समाजीकरण भी करता है। प्रश्न क्रमांक 8, पूर्वाग्रह का अर्थ लिखिए अथवा अस्पृश्यता क्या है, लिखिए। उत्तर है, पूर्वाग्रह का अर्थ पूर्व निर्णय से है, जिसमें जब एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व से जाने बिना ही धारणा या विचार बना लिया जाता है। पूर्वाग्रहित व्यक्ति बिना साक्ष्यों के सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हैं। पूर्वाग्रह सकारात्मक एवं नकारात्मक भी हो सकता है। अथवा में जो प्रश्न है, अस्पृश्यता, इसका उत्तर है, अस्पृश्यता जिसे साधारण भाषा में छुआछूत कहा जाता है, जाति व्यवस्था का घृणित एवं दूषित विचार है। इस सामाजिक प्रथा जिसके द्वारा निम्न जातियों के सदस्य कर्मकांडी दृष्टि से इतने अपवित्र समझे जाते थे कि केवल छूने भर से लोगों को अपवित्र या प्रदूषित कर देते थे। अछूत जातियां सामाजिक पैमाने पर सबसे नीचे की श्रेणी में आती थीं और अधिकांश सामाजिक संस्थाओं से बाहर रखी जाती थीं। प्रश्न क्रमांक 9, सांस्कृतिक विविधता की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा क्षेत्रवाद क्या है, लिखिए। उत्तर है, सांस्कृतिक विविधता की 2 विशेषताएं। नंबर 1, सांस्कृतिक विविधता से भाईचारे की भावना का विकास होता है और दूसरा, सांस्कृतिक विविधता देश की एकता को मजबूत करने में सहायक होती है। अथवा में जो प्रश्न है, क्षेत्रवाद एक खास क्षेत्रीय पहचान के लिए प्रतिबद्ध एक विचारधारा है जो भौगोलिक क्षेत्र के अलावा भाषा, सजातीयता आदि अन्य विशेषताओं पर आधारित होती है। क्षेत्रवाद में व्यक्ति अपने ही क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता देते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, उपनिवेशवाद के 2 प्रभाव लिखिए अथवा नगरीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, उपनिवेशवाद के 2 प्रभाव। नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला और दूसरा, भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन हुए। परीक्षक के लिए यहाँ निर्देश है कि अन्य कोई 2 बिंदु सटीक लिखने पर स्वविवेक से अंक प्रदान करें। अथवा में प्रश्न है, नगरीकरण। तो नगरीकरण का आशय कृषि पर निर्भरता में कमी आने से है। नगरीय क्षेत्रों का भौतिक रूप से विस्तार या उसके क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि में बेतहाशा वृद्धि से है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और रोजगार करना नगरीकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 11, लोकतंत्रीकरण का क्या अर्थ है, लिखिए अथवा हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11, लोकतंत्रीकरण का अर्थ। लोकतंत्रीकरण राजनीतिक व्यवस्था का वह विशेष रूप जिसमें शासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा जनसाधारण के सामान्य हित में किया जाता है। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण और लोगों को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान की जाती है। इसमें जनता अपना हित न होने की स्थिति में विरोध प्रकट कर सकती है।
अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है, किसी भी देश की समूची व्यवस्था के संचालन के लिए हमें लिखित संविधान की आवश्यकता होती है, जिसमें सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास व समन्वय होता है, जो सरकार व जनता को कानूनी शक्तियां प्रदान करता है। समाज व देश की सामूहिक भलाई के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 12, हरित क्रांति का क्या अर्थ है, लिखिए। अथवा भूमिहीन मजदूर वर्ग की कोई दो समस्याएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12, हरित क्रांति का अर्थ। हरित शब्द खेतों की हरियाली से संबंधित है, जबकि क्रांति का अर्थ परिवर्तन से है। जब नई नई तकनीकों के उपयोग और सघन खेती के द्वारा विभिन्न फसलों से कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, तब इस दशा को हम हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति कृषि व्यवस्था में अधिकाधिक अच्छा और अधिक अन्न उपजाने का आंदोलन है। हरित क्रांति फसल की अधिक उत्पादकता, कीटनाशकों तथा खादों तथा किसानों के लिए अधिक उपयोगी है। अथवा में जो प्रश्न है, भूमिहीन मजदूर वर्ग की समस्याएं। तो पहली समस्या है, भूमिहीन मजदूरों के पास भूमि के अधिकार नहीं होते हैं। दूसरा, भूमिहीन मजदूर वर्ग का आर्थिक शोषण भी किया जाता है। परीक्षक के लिए निर्देश है कि अन्य कोई दो बिंदु सटीक लिखने पर स्वविवेक से अंक प्रदान करें, यानी इन दोनों बिंदुओं के अलावा भी आप अन्य सही बिंदु लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से भारतीय उद्योगों पर पड़ने वाले कोई दो प्रभाव लिखिए। अथवा औद्योगिक समाज से क्या तात्पर्य है, लिखिए। उत्तर है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से भारतीय उद्योगों पर पड़ने वाले दो प्रभाव निम्न हैं। नंबर 1, भारतीय उद्योग विदेशी निवेश के लिए खोल दिए गए तथा विदेशी कंपनियों ने भारतीय उद्योगों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। दूसरा, भारतीय दुकानों पर विदेशी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होने लगी, जो पहले नहीं थी। इन दोनों बिंदुओं के अलावा भी आप अन्य कोई सही बिंदु लिख सकते हैं। दो बिंदु लिखने पर 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। अथवा में जो प्रश्न है, औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें लोगों की एक बड़ी संख्या अपनी आजीविका के लिए विभिन्न उद्योगों से संबंधित कार्यों पर निर्भर रहती है। औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रक्रिया लोगों के पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करने का आधार होती है। प्रश्न क्रमांक 14, सोप ओपेरा किसे कहते हैं, लिखिए। अथवा जनसंचार के साधनों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है, सोप ओपेरा ऐसी कहानियां हैं जो धारावाहिक के रूप में दिखाई जाती हैं। वे लगातार चलती हैं। अलग अलग कहानियां समाप्त हो सकती हैं और भिन्न भिन्न पात्र प्रकट और गायब होते रहते हैं, पर स्वयं सोप का तब तक कोई अंत नहीं होता जब तक कि उसे प्रसारण होने से रोका नहीं जाता। सोप ओपेरा के कार्यक्रम में संगीतपूर्ण नृत्य नाटिका के रूप में प्रसारित किया जाता है, जिससे दर्शक नियमित रूप से कार्यक्रम देखते हैं व जानते हैं तथा चरित्रों से और उनके जीवन के अनुभवों से परिचित हो जाते हैं। अथवा में प्रश्न है, जनसंचार के साधनों के नाम लिखिए। तो जनसंचार के साधनों के नाम है रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन। इनके अलावा भी आप कोई अन्य बिंदु लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, दलित आंदोलन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। अथवा सामाजिक आंदोलन के कोई दो कारण लिखिए। उत्तर है, दलित आंदोलन के दो उद्देश्य। नंबर 1, मानव के रूप में सम्मानजनक पहचान हेतु। दूसरा, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु। अन्य कोई दो सटीक बिंदु लिखने पर 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। इनके अलावा भी आप अन्य बिंदु लिख सकते हैं। अथवा का उत्तर है, सामाजिक आंदोलन होने के कारण। पहला, शिक्षा के प्रसार के कारण। दूसरा, औद्योगिक व नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण। इसके अलावा भी आप अन्य कोई सही बिंदु लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये 2 अंक वाले प्रश्न थे। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक 3 अंक वाले प्रश्न हैं और इनके उत्तर लिखने के लिए शब्द सीमा है 75 शब्द। प्रश्न क्रमांक 16 है, भारतीय समाज में बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में है, स्पष्ट कीजिए। अथवा बाजार पर उदारीकरण के कोई 3 प्रभाव लिखिए। उत्तर है, भारतीय समाज में बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण है। बाजार आपूर्ति और जनमानस की मांग के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के शुल्क का निर्धारण करते हैं। बाजार अपने स्वयं के निर्धारित नियमों से कार्य करता है। पूरी दुनिया और भारतीय समाज में बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण है। इन बाजारों में स्थानीय और बाहर के साहूकार अपने सामान को बेचने और खरीदने आते हैं। बाजारों में जाना ही व्यक्ति की सामाजिक भावना को व्यक्त करता है, जहां व्यक्ति का वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ सामाजिक मेल मिलाप भी हो जाता है।
साप्ताहिक हाट बाजार एवं ग्रामीण व नगरीय बाजारों ने भारतीय समाज को प्रभावित किया है। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है बाजार पर उदारीकरण के 3 प्रभाव। नंबर 1, बाजार प्रणाली पर निर्भरता का बढ़ना। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र पर एकाधिकार में कमी का होना। तीसरा, विदेशी निवेश में वृद्धि। इन तीनों बिंदुओं के अलावा भी आप कोई अन्य बिंदु लिख सकते हैं। इनका थोड़ा वर्णन भी करें क्योंकि ये 3 अंक का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17, औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली कोई 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। अथवा उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव लिखिए। तो उत्तर है औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली 3 प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। नंबर 1, श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में कमी। दूसरा, गरीबी। तीसरा, बेरोजगारी। चौथा, भुखमरी। पांचवा, आर्थिक विषमता। परीक्षा के लिए निर्देश है कि उपरोक्त के अलावा अन्य कोई 3 बिंदु लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन करने पर 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव। नंबर 1, आधुनिक विचारों से परिचय। दूसरा, रूढ़िवादी विचारों की समाप्ति। तीसरा, स्वदेशी जनता का शोषण। यहाँ पर भी उपरोक्त 3 बिंदुओं के अलावा आप अन्य बिंदु भी लिख सकते हैं। 3 बिंदुओं का वर्णन करने पर आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 18, हरित क्रांति के कोई 3 सकारात्मक परिणाम लिखिए। अथवा भारत में भूमि सुधार के कोई 3 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उत्तर है हरित क्रांति के कोई 3 सकारात्मक परिणाम निम्न हैं। नंबर 1, अधिक उत्पादन वाले प्रजाति के बीजों को बोया जाना। दूसरा, उत्पादकता बढ़ाने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तीसरा, कृषि का यंत्रीकरण। चौथा, कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना। उपरोक्त के अलावा भी आप अन्य कोई 3 बिंदु लिखकर उसका सही वर्णन करते हैं तो आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे। अथवा में जो प्रश्न है भारत में भूमि सुधार के 3 प्रमुख उद्देश्य। नंबर 1, शोषण का अंत। दूसरा, कृषि बिचौलियों की समाप्ति। तीसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि। चौथा, सामाजिक न्याय। यहाँ भी आप इनके अलावा अन्य सही बिंदु लिखकर कम से कम 3 बिंदुओं का वर्णन भी करें, आपको पूरे 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 19, भूमंडलीकरण का अर्थ एवं इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा संस्कृति पर भूमंडलीकरण के पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव लिखिए। तो उत्तर है भूमंडलीकरण का अर्थ विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संबंधों की परस्पर निर्भरता भूमंडलीकरण कहलाता है। भूमंडलीकरण की विशेषताएं। नंबर 1, एकीकरण। दूसरा, व्यवहारों में समस्या। तीसरा, तकनीकी योग्यता और कुशलता में वृद्धि। चौथा, संस्कृति का आदान प्रदान। उपरोक्त के अलावा भी कोई 3 बिंदु लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन करने पर पूरे 3 अंक मिलेंगे। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है संस्कृति पर भूमंडलीकरण के पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव निम्न हैं। नंबर 1, स्थानीय संस्कृति में परिवर्तन जैसे वेशभूषा, खान पान इत्यादि। दूसरा, वैश्विक सभ्यता का विकास। तीसरा, विश्व स्तर पर सामाजिक मूल्यों का विकास। चौथा, तनाव में वृद्धि। पांचवा, सौंदर्य प्रसाधन एवं स्वास्थ्य उत्पादों से संबंधित उद्योगों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। छठवां, प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमों का आयोजन भी प्रमुख प्रभाव है। उपरोक्त या इसके अतिरिक्त किन्हीं 3 प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन करने पर पूर्ण अंक प्रदान करें। ये परीक्षक के लिए निर्देश है। प्रश्न क्रमांक 20, ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में कोई 4 अंतर लिखिए। अथवा भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारण वर्णन सहित लिखिए। उत्तर है ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में कोई 4 अंतर। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत कृषि कार्यों को प्रधानता दी जाती है। नगरीय समुदाय में गैर कृषि कार्यों को प्रधानता दी जाती है। ग्रामीण समुदाय आकार में छोटे होते हैं, नगरीय समुदाय आकार में बड़े होते हैं। तीसरा, ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व कम होता है, नगरीय समुदाय में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। चौथा, ग्रामीण समुदाय में आपस में संबंध घनिष्ठ होते हैं और नगरीय समुदाय में संबंधों में घनिष्ठता का अभाव होता है। तो चूंकि ये 4 अंक का प्रश्न है, इसके लिए शब्द सीमा है 120 शब्द और कम से कम 4 पॉइंट लिखने पर आपको 4 अंक मिलेंगे। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारण वर्णन सहित लिखिए। भारत विश्व में चीन के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 121 करोड़ यानी 1.21 अरब है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण इस प्रकार हैं। पहला है मृत्यु दर में गिरावट। दूसरा, उच्च जन्म दर। तीसरा, अशिक्षा। चौथा, कम आयु में विवाह। पांचवा, अंधविश्वास। छठवां, उष्ण जलवायु और सातवां, बेहतर चिकित्सीय सेवा। उपरोक्त या इसके अतिरिक्त कोई 4 बिंदु लिखकर वर्णन करने पर पूरे 4 अंक मिलेंगे।
प्रश्न क्रमांक 21, भारत में जनजातियों की कोई 4 विशेषताएं वर्णन सहित लिखिए, अथवा जाति व्यवस्था में वर्तमान में होने वाले कोई 4 परिवर्तन वर्णन सहित लिखिए। उत्तर है, भारत में जनजातियों की कोई 4 विशेषताएं। जनजाति एक आधुनिक शब्द है जो ऐसे समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो बहुत पुराने हैं और उनको उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासी भी कहा जाता है। भारत में जनजातियों की विशेषताएं: नंबर 1, एक निश्चित भूभाग। दूसरा, अलग संस्कृति व रीति रिवाज। तीसरा, अंतर विवाह को मान्यता। चौथा, प्रकृति के पूजक। पांचवा, जनजातियों के समूह छोटे आकार के होते हैं। छठवां, दूरस्थ क्षेत्रों में निवास होता है। सातवां, जंगल की उपयोगी वस्तुओं का संग्रह कर उपयोग करते हैं। उपरोक्त या इसके अतिरिक्त 4 अन्य बिंदु लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन करने पर 4 अंक मिलेंगे। अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है, जाति व्यवस्था में वर्तमान में होने वाले कोई 4 परिवर्तन निम्न हैं। नंबर 1, अस्पृश्यता में कमी अर्थात छुआछूत में कमी। दूसरा, भेदभाव में कमी। तीसरा, शिक्षा के स्तर में सुधार। चौथा, आर्थिक विकास। पांचवा, शहरीकरण या नगरीकरण। छठवां, पश्चिमीकरण। सातवां, आधुनिकीकरण। उपरोक्त या इसके अतिरिक्त 4 बिंदु लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन करने पर 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 22, सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं वर्णन सहित लिखिए, अथवा अन्य पिछड़े वर्ग से क्या तात्पर्य है, इनकी प्रमुख समस्याएं लिखिए। सामाजिक स्तरीकरण समाज की वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण उच्चता व निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध करती है, इसी प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, समाज का विभाजन। दूसरा, आवश्यक प्रक्रिया। तीसरा, सार्वभौमिकता। चौथा, प्राचीन व्यवस्था। पांचवा, असमानता का प्रतीक। छठवां, समाज द्वारा समर्थन। तो उपरोक्त या इसके अतिरिक्त कोई अन्य 3 बिंदु लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन करने पर आपको 4 अंक मिलेंगे। 1 अंक यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा पर है। इस तरह से यह प्रश्न 4 अंकों का है। प्रश्न क्रमांक 22, अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है, अन्य पिछड़े वर्ग से तात्पर्य जातियों के ऐसे बड़े समूह से है जिन्हें समाज में नीचा समझा जाता था। उनके साथ तरह तरह का भेदभाव किया जाता था, परंतु उन्हें अछूत नहीं माना जाता था। ये सेवा करने वाली जातियों के लोग थे जिन्हें जाति सोपान में सबसे नीचा स्थान प्राप्त था। भारत के संविधान में इन्हें सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के कारण अन्य पिछड़े वर्ग कहा गया। अन्य पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्याएं हैं। नंबर 1, रोजगार की समस्या। दूसरा, निम्न जीवन स्तर। तीसरा, संगठन का अभाव। चौथा, दयनीय सामाजिक स्थिति। और पांचवा, शिक्षा की कमी। तो उपरोक्त या इनके अतिरिक्त कोई 3 बिंदु लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन करने पर 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 23, श्रमिक आंदोलन किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन लिखिए, अथवा निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखिए। कृषक आंदोलन और महिला आंदोलन। उत्तर है, श्रमिक आंदोलन का अर्थ मजदूरों द्वारा किए गए संगठित प्रयासों से है जिन्हें वे अपनी दशाओं को सुधारने हेतु करते हैं। इस आंदोलन का संचालन श्रमिकों द्वारा ही किया जाता है। इन आंदोलनों के माध्यम से वे अपने ऊपर होने वाले शोषण व दमनकारी नीतियों का विरोध करते हैं। श्रमिक आंदोलन की विशेषताएं: नंबर 1, शोषण से मुक्ति। दूसरा, श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा। तीसरा, जीवन स्तर में सुधार हेतु जागरूकता। चौथा, श्रमिक आंदोलन की भिन्न भिन्न प्रकृति। पांचवा, पारिश्रमिक में वृद्धि हेतु। छठवां, मजदूर संगठन में एकता। उपरोक्त या इनके अतिरिक्त कोई 3 बिंदु लिखकर उनका वर्णन करने पर 3 अंक और 1 अंक श्रमिक आंदोलन के बारे में लिखने पर इस तरह से 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा वाला प्रश्न है, लघु टिप्पणी लिखिए। कृषक आंदोलन। भारत के कृषक आंदोलन औपनिवेश काल के पहले से ही हो रहे हैं। अधिकांश कृषक आंदोलन भूमिपतियों, नौकरशाहों, साहूकारों, पुलिस व सेना द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध किए जाते हैं। अत्यधिक वर्षा, बाढ़, कोहरा के कारण फसलों का जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति हेतु भी किसान आंदोलन करते हैं। फसलों का उचित दाम न मिलने की स्थिति में भी आंदोलन किए जाते हैं। महिला आंदोलन। सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर महिला संगठनों की वृद्धि हुई है। औपनिवेश काल में भी महिलाओं ने आंदोलन जैसे महिलाओं के ऊपर हिंसा, दहेज तथा कानूनी परिवर्तन, भूमि तथा रोजगार में अधिकार तथा लैंगिक प्रताड़ना के विरुद्ध आंदोलन किए। शिक्षित महिलाएं भी आंदोलन में हिस्सा लेती हैं। कई भारतीय महिलाएं जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान एवं कस्तूरबा गांधी ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया व प्रतिनिधित्व भी किया। सन 1970 के दशक में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। भारत में कई सामाजिक व राजनीतिक कारणों से महिलाएं आंदोलन करती हैं।
विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 के प्रश्न पत्र तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदर्श उत्तर यानी मार्किंग स्कीम की जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आपको दी। निश्चित ही यह आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी है। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएं, तो इनकी अच्छी तैयारी करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। और पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने माँ साहब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि माँ साहब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।